गुड मॉर्निंग दोस्तों। मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। इससे पहले हमने पढ़ लिए थे वर्ण विचार। वर्ण विचार हमने स्वर और व्यंजन अच्छी तरह पढ़े हैं, जिसमें उनके भेद, वेदों की परिभाषा, वेदों से इन सभी को हम अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हम शब्द विचार। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, जो भी कोई भी वर्ण होता है उनसे बनने वाला जो सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहेंगे? शब्द। जैसे क, मैं और ल, इनसे क्या बना? कमल। तो ये तो हो गए वर्ण क, मैं और ल। इनसे बना है सार्थक समूह जो है कमल, अर्थात जिसका अर्थ समझ में आ सके। इसी के साथ ही भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई, भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। साथ ही शब्द की रचना ऐसे सार्थक ध्वनि समूह के क्रमबद्ध संयोग से होती है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। देखिए, शब्द की जो रचना होती है ना, वो ऐसे सार्थक ध्वनि समूह, सार्थ यानी स प्लस अर्थ प्लस अक, अर्थात जिसका अर्थ निकले, वैसे ध्वनि समूह के क्रमबद्ध यानी एक क्रम के बाद दूसरा क्रम संयोग से होती है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले। अर्थात इनमें जैसे मान लो कि कमल हमने बोला, तो कमल का हमको अर्थ समझ में आ रहा है। चम्मच, चम्मच का अर्थ फिक्स है, चम्मच तो चम्मच। अंतर, सुंदर, मनुष्य, सीधी सी बात है, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले अर्थात उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का फेर बदल ना हो, वो होता है शब्द। शब्द के भेद, देखो शब्द के 3 भेद होते हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप परिवर्तन के आधार पर। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, जिसे मूल या रूढ़ कहते हैं एक, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। और रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी। मतलब शब्द के 3 भेद हुए। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अब हम इनकी एक एक परिभाषा सहित उदाहरण सहित पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। पहला है तत्सम शब्द, तद प्लस सम, तद प्लस सम यानी उसके समान, उसके समान। उसके समान मतलब वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग में लिए जाते हैं। अर्थात उसी के समान, किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग में लिए जाते हैं। अर्थात जब हम इनका संस्कृत से तत्सम शब्दों को प्रयोग करेंगे तो जैसे संस्कृत में होते हैं वैसे उसको प्रयोग में लेंगे। जैसे उत्सव, गृह, चंद्र, कार्य आदि। दूसरा है तद्भव, तद प्लस भव। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयोग में लिए जाते हैं। अर्थात जब संस्कृत से जब हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है तो उनका क्या होता है? परिवर्तन। अर्थात कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में उसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे अकार्य था, उसका हो जाएगा अकाज। अक्षी आँख, आँख, आँख और आँख आदि। पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव। अब तीसरा पढ़ेंगे हम देशज। देश से पहले हम देखते हैं तत्सम और तद्भव की छोटी सी ट्रिक्स है जिससे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें तत्सम है या तद्भव है। देखिए, श, त्र, ग, श्र, ण,
य व श। विसर्ग रैफ, रेफ में नहीं चारों प्रकार के र और री, 3 रे तो ये और ये आ गया री। तो जब तत्सम में ये होते हैं तब इसका तद्भव बनाते हैं। तो श का क्या हो जाता है ख, त्र का होता है तय, गे का होता है गे, श्र का श हो जाता है, ण का न हो जाता है, ये का जय हो जाता है, व का ब हो जाता है, और स और विसर्ग जब आएंगे इनके स्थान में जैसा का जैसा ही होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और रेफ जो री रा आते हैं नीचे ट्रक वाला और ऊपर आशीर्वाद वाला री वाला, तो उनका क्या होता है री का इनका रेफ वाले रे का पूरा रे हो जाता है। जैसे देखो हम एग्जाम्पल में देखेंगे इनके, ये तत्सम और ये तद्भव। रात्रि तो त्रि यंत्र आ गया ना, तो इतना क्या हो जाएगा तय, क्या हो गया रात। चित्र का हो गया चीता, चित्रकार का हो गया चितेरा, त्रिगुण का हो गया तिगुना। फिर है आज्ञा, मतलब आज्ञा, अश्रु का हो गया आंसू, श्रावण का श्रावण, उष्ण का ऊन, स्थान का थान, स्थल का थल। अर्थात ये क्या कहते हैं उनसे, जब ये श जब आते हैं तो इसमें कोई भी प्रश्न था ये इनको हटा दिया जाता है कई बार। स्कंद का कंदा, यश का जश, वानर का बंदर, वर यात्रा का बरात। देखो यहाँ व का ये हो गया, वानर का बंदर हो गया, यश का ये का ज हो गया, इनको ये तीनों से हट गए, उष्ण का ऊन हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्र का हो गया चांद, श्रभ का सांप, अक्षी का आँख। देखिए अनुस्वार, जब अनुस्वार होता है वो जब उसका तत्सम का हम तद्भव करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। जैसे ये चंद्र है तो इसे क्या हो जाएगा चांद, क्या हो जाएगा चांद। अर्थात जब हम तत्सम से तद्भव में परिवर्तन करते हैं तो अनुस्वार जो होता है ये वाला किस में बदल जाता है, चंद्र बिंदु में बदल जाता है। तो ये हमारे तत्सम और तद्भव पूर्वे। आप देखें देशज, देखिए वे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में स्वतः गढ़ लिए जाते हैं। गढ़ यानी जैसे हमने अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर किसी भी शब्द का प्रयोग कर लिया और उसी शब्द को हम आगे तक चलाते आ रहे हैं तो वह कहते हैं देशज शब्द। ये किसी भी क्षेत्र विशेष के आधार पर ये बनाए जा सकते हैं। जैसे खचाखच, इसका कोई सामान्य अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी हम इनके अर्थ को समझ जाते हैं। ऊट पटांग, खर्राटा, पटाखा आदि, ये हैं देशज शब्द जो हमारे आधार पर किसी भी प्रकार से गढ़ लिए जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, वे शब्द जो कि मूलतः क्या होते हैं, विदेशी भाषा के हैं, जो हिंदी में समान रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। देखिए ये विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो मूलतः क्या है, विदेशी भाषा के हैं, लेकिन उनको हिंदी भाषा में समान रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में समान रूप से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे चीनी भाषा का है चाय, चीनी, लीची, चीकू, चाउमीन इत्यादि। अर्थात अधिकतर च वाली ध्वनि, च वाला वर्ण होगा वो किस में आएगा, चीनी भाषा में आएगा अधिकतर। दूसरा है रूसी भाषा का। रूसी भाषा की ट्रिक्स है छोटी सी, रुको मिस्टर जार लूँ, रुको मिस्टर जार लूँ। तो रूसे रूबेल, रूसे रूबेल, को से कोका कोला, मी से मिग, स से स्पुतनिक, ट से टमाटर, जार से जार, लू से लूना, रुको मिस्टर जार लूँ। ये हो गए रूसी भाषा के। अधिकतर पूछे जाने वाले
इन्हीं में से होते हैं। आगे है तीसरा जापानी भाषा का सासु रिमजिम, छोटी टेक्सास की सासु रिमजिम, सानी सायोलास, सु यानी सुनामी, रिम रिमजिम, और जैसे इसे इम्पाम, जैसे जम्पान। यह जापानी भाषा के शब्द। अब है चौथा तुर्की भाषा की। तुर्की भाषा में छोटी सी परिभाषा है, उसके आधार पर उसी में से ये सभी मिल जाएंगे। उर्दू भाषी कुली ने चेचक पीड़ित बेगम के कहने पर, क्या उर्दू भाषी कुली ने चेचक पीड़ित बेगम के कहने पर बंदूक बारूद तोप तमच्चा खंजर चम्मच से तंबाकू पीते अपने आका बहादुर सराय ने कुल्फी खाते लफंगे बाबरची को लाश की सौगात दी। देखिए उर्दू, तुर्की में एक शब्द आ गया उर्दू, फिर आ गया दूसरा कुली, तीसरा चेचक, चौथा बेगम, फिर बंदूक बारूद तोप तमच्चा खंजर, चम्मच तंबाकू, आका बहादुर सराय, कुल्फी, लफंगे, बाबरची, लाश और सौगात। ये सभी कौन सी भाषा के हैं? तुर्की भाषा के शब्द। अब इसको याद कर आप आसानी से तुर्की भाषा के शब्दों को याद किया जा सकता है। इससे क्या है कि याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। आगे पुर्तगाली भाषा, पांचवा है पुर्तगाली भाषा कि पादरी ने गोदाम को खोला तो अचार के पीपे में आलपी नजर आई। भाई पादरी ने गोदाम को खोला तो अचार के पीपे में आलपी नजर आई। गमले के पास रखे बटन बस्ता फीता, कि गमले के पास रखे बटन बस्ता फीता को साबुन से धोते समय आलू गोभी अनानास संतरा पपीता बिस्किट पिस्तौल के साथ गिरजाघर से किरण आती दिखाई दी। देखिए पादरी, गोदाम, अचार, पीपे, आलपिन, नजर, गमले, बटन बस्ता फीता, साबुन, आलू गोभी अनानास संतरा पपीता बिस्किट, पिस्तौल, गिरजाघर और किरण। ये सभी कौन सी भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा की। तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। सीधे साहब पादरी ने गोदाम खोला तो अचार के पीछे एक आलपी नजर आई। गमले के पास रखे बटन बस्ता फीता को साबुन से धोते समय आलू गोभी अनानास संतरा पपीता बिस्किट पिस्तौल के साथ गिरजाघर से किरण आती नजर दी या आती दिखाई दी। आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए फारसी भाषा में आवारा दर्जी कारीगर ने नेक नमक और अमरूद के बाद जलेबी और मलाई खाई तो जुकाम हो गई, और जब जेब में रखी तनख्वाह दवा में गई। सीधी सी है कि आवारा दर्जी कारीगर ने, एक कोई आवारा दर्जी कारीगर था जिसने नेक नमक और अमरूद के बाद, नेक खाया नमक खाया और अमरूद के बाद जलेबी और मलाई खा ली तो उसको क्या हो गई? जुकाम हो गई। जब जुकाम हुई तो उसके जेब में जो रुपए रखे हुए थे तनख्वाह के, वो किस में चले गए? दवा में चले गए। इसके अलावा फारसी भाषा में जैसे ये शेर है, सुल्तान है, गुब्बारा है, आतिशबाजी है, हिंदी है। इसके अलावा नुक्ता वाले जो शब्द होंगे वो सब किस में आएंगे? फारसी भाषा में आएंगे। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देख लें, आसानी समझ में आ जाएगा। अब दूसरा भेद है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो हम पहले पढ़ेंगे रूढ़ शब्द कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर निरर्थक हो जाते हैं, या फिर जिन शब्दों के टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ ना निकले। देखिए रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं
कि जो किसी विशेष अर्थ को तो प्रकट करते हैं, लेकिन जब हम उनके टुकड़े करना चाहेंगे तो टुकड़े करने पर वो क्या होते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, अर्थात उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जल है, जल है तो जल का हम देखते हैं कि आसानी से पहचान जाते हैं। हाँ, जल का नाम लिया जल समझ जाते हैं, कल का नाम लिया हम कल के बारे में समझ जाते हैं, जब के लिए जब को समझ, राम का नाम लिया राम के बारे में हम आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन जब इनके ज को अलग कर दो और ल को अलग कर दो तो यहाँ तो जब इनका सार्थक अर्थ निकल रहा था, अर्थात नाम लेते हम समझ रहे थे, लेकिन जब इनके टुकड़े कर दिए तो जय को अलग कर दिया, लय को अलग कर दिया, तो इनका कोई भी ना तो सार्थक अर्थ निकला और ना ही हम इसको समझ में आएगा, तो वो कहलाएंगे निरर्थक, जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। भाई जैसे विशेष अर्थ तो ये प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने इसके टुकड़े की तो इनका अर्थ समझ में नहीं आएगा, अर्थात ये निरर्थक हो जाते हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। देखिए वे ऐसे शब्द हैं जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके टुकड़े करने पर भी सार्थक अर्थ देते हैं। देखिए ये वे शब्द हैं जो दो सार्थक अर्थ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। सार्थक मतलब जिन अगर टुकड़े करे तो भी उनका अर्थ निकले और उनको जोड़ दे तो भी उनका अर्थ निकले। जैसे उन्हें हम कहते हैं यौगिक। जैसे कर्जदार, कर्ज को अलग करेंगे तो भी इसका अर्थ निकलेगा, दार को अलग करेंगे इसका भी अर्थ निकला। शव देश, शव को अलग करेंगे तो भी अर्थ निकलेगा और देश को अलग करेंगे तो भी अर्थ निकलेगा। देवालय, देव अलग करेंगे तो भी देव का अर्थ निकलेगा, आले अलग है तो भी आले का अर्थ निकलेगा, आले निवास स्थान। कु अलग करेंगे तो कु का अर्थ, पुत्र को अलग करेंगे पुत्र का अर्थ। कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो सार्थक होते हैं और दोनों का अर्थ निकलता है, जब इनको एक जगह कर देते तो भी उसका सार्थक अर्थ निकलता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा हम सामान्य रूप में देखें संधि शब्द होते हैं, वो संधि शब्द अधिकतर किसमें होते हैं, यौगिक शब्द में आते हैं। भाई संधि शब्द में यही होता है, जब उसके टुकड़े करेंगे तो भी सार्थक अर्थ निकलेगा और जब उनको जोड़ेंगे तो भी सार्थक अर्थ निकलेगा, वैसे यौगिक शब्द होते हैं संधि शब्दों के समान। तीसरा है योग रूढ़। ये होते हैं अधिकतर समास शब्दों के समान, योग प्लस रूढ़, अर्थात योग से बने रूढ़, रूढ़ यानी परंपरा चला रहे हैं शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। देखिए ये शब्द यौगिक तो होते हैं, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो यौगिक तो होते हैं, लेकिन ये अपने विशेष अर्थ के लिए क्या होते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात इनका जो अर्थ होता है वो फिक्स होता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर किस लिए कहेंगे हम, गणेश जी के लिए। पंकज है, दशानन है, जलज है, जलद है, अर्थात ये रूढ़ है परंतु विशेष अर्थ के लिए क्या होते हैं, ये रूढ़ हो जाते हैं। किसके लिए होते हैं, विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अतः इनका दूसरा अर्थ हम सोच ही नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। अब रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। पहला हो गया विकारी, दूसरा हो गया अविकारी। तो पहले देखते हैं विकारी शब्द को, कि वे शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और काल कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। भाई जिन शब्दों का जो रूप है वो लिंग के साथ, वचन के साथ, कारक, काल कारक के आधार पर रूप उनका परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये सब कौन से हैं, विकारी शब्द होते हैं। जैसे कोई वाक्य है, राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता, तो इनका क्रिया, काल, लिंग आदि के आधार पर क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है। भाई उनको चयन थोड़ी कर सकते हैं,
तो वे होते हैं विकारी शब्द, जो लिंग के, काल के, वचन के आधार पर क्या होते हैं, इनमें रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुल्लिंग आए तो पुल्लिंग का हो जाएगा, स्त्रीलिंग आए तो स्त्रीलिंग का हो जाएगा, वर्तमान काल का वर्तमान में, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, इन्हीं के आधार पर क्या हो जाते हैं, इनमें परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। भाई वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, आज में कारक कोई शब्द लगा दो, काल कोई शब्द लगा दो, पुरुष कोई शब्द लगा दो, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आज है तो आज ही लिखा जाएगा, ना कि कुछ और लिखा जाएगा। यहाँ, मेरे, कौन, बहुत, ये सभी क्या है, अविकारी। इनसे और भी शब्द हैं तो ये सभी क्या होते हैं, अविकारी। तो अब वे अधिकतर अविकारी होते हैं, अभी क्या होते हैं, अविकारी। तो इनमें कारक के आधार पर, काल के आधार पर, पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो दोस्तों आज हमने शब्दों को अच्छी तरह पढ़ा है, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर और इनके भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित हमने अच्छी तरह देखा है। हाँ, क्लास को एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वापस देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब कर देना जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।